नमस्कार। प्रयागराज की पावन भूमि पर 12 साल बाद होने वाला है महाकुंभ का मेला। और अगर आप भी इस मेले में शामिल होना चाहते हैं और अमृत तत्व की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा सहायक होने वाला है। हम हर बारीक से बारीक आपको जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आप वहाँ पर प्रयागराज में पहुँचेंगे कैसे, वहाँ पर आप महाकुंभ मेले को कैसे अटेंड करेंगे, वहाँ पर आपके रहने की क्या सुविधा होगी, आप खाना पीना कहाँ पे खा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन से वहाँ पे घाट बने हुए हैं, कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं और आपको कौन से रेलवे स्टेशन पर उतरना चाहिए ताकि आप प्रयागराज के संगम मेले में बहुत ही आराम से चलते हुए चले जाएं। जी हाँ, बाकी सब रेलवे स्टेशन बहुत दूर हैं, पर एक रेलवे स्टेशन है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो वहाँ पर उतर करके आप जा सकते हैं संगम महामेले को अटेंड करने के लिए। इसके साथ ही हम आपको ये भी जानकारी देंगे दोस्तों कि आपका इस पूरी यात्रा में कितना खर्च आने वाला है, कम से कम बजट में आप अपनी यात्रा को कैसे पूरा करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय श्री राम का नारा लगाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप प्रयागराज पहुंचेंगे कैसे, प्रयागराज पहुंचने के साधन क्या क्या होंगे। अगर आप जाना चाहते हैं प्रयागराज ट्रेन से, तो ट्रेन से जाने के लिए आपको वहां पर डिफरेंट रेलवे स्टेशंस देखने को मिलते हैं। बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, उसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सबसे पहले आपको प्रयागराज जंक्शन मिलता है, जो कि वो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। प्रयागराज जंक्शन पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, अभी नया बहुत अच्छे से अपडेट किया गया है और आपको वहां पर सभी सुविधाएं देखने को मिलती हैं। प्रयागराज जंक्शन अगर आप पहुंच रहे हैं बाय ट्रेन तो आपको वहां से 7.5 किलोमीटर की दूरी मिलती है महाकुंभ मेले पहुंचने के लिए। अब इस 7.5 किलोमीटर की दूरी को आप 30 रुपए के ऑटो के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं, परंतु जब आपका वहां पर महाकुंभ का मेला चल रहा होगा उस वक्त में ऑटो या फिर कोई ट्रांसपोर्ट का साधन आसानी से मिल जाए ये जरूरी नहीं है। तो आप प्रयागराज जंक्शन पर उतर के रेलवे स्टेशन के अंदर से ही धीरे धीरे पैदल चलते हुए भी वहां पर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वहां पर मिल जाता है आपको प्रयाग जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन, ये दो अलग अलग रेलवे स्टेशन है, इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। प्रयाग जंक्शन पे भी उतर के आप 7.5 से 8 किलोमीटर के अंदर महाकुंभ मेले क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 7.5 से 8 किलोमीटर की इस दूरी को आप ऑटो के द्वारा भी पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पास वाला रेलवे स्टेशन मिल जाता है दोस्तों, वो है प्रयागराज संगम। प्रयागराज संगम जो रेलवे स्टेशन है वहां पर उतर करके आपको सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता मिलेगा और 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर में आप पहुंच जाएंगे महाकुंभ मेले क्षेत्र में। अगर आपको सीधी गाड़ी प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन के लिए मिल जाती है तो ये सबसे अच्छा होगा। आपको कोशिश करनी है कि अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप प्रयागराज संगम पर उतरे, तो आपको चलकर पैदल जाना होगा और पैदल पहुंच जाएंगे आप अपने महाकुंभ मेले क्षेत्र में और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आपको वहां पर मिल जाता है झूसी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज शिवकी रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन और फाफा मऊ। नैनी जंक्शन वो रेलवे स्टेशन है, अगर आप नए वाले घाट यानी अरैल घाट पर पहुंचना चाहते हैं तो आप नैनी जंक्शन पर उतरें। नैनी जंक्शन से जो प्रयागराज कुंभ मेले की जो दूरी है वो 16 किलोमीटर है। अगर आपको अरैल घाट पहुंचना है, अरैल घाट पर जाना है जहां पर शिवालय पार्क है, जी हाँ, शिवालय पार्क वहां पर बना हुआ है। अगर शिवालय पार्क के पास आपको पहुंचना है और अरैल घाट जाना है तो आपको नैनी जंक्शन पर उतरना चाहिए, क्योंकि वहां से जो संगम वाला घाट है उसकी दूरी 16 किलोमीटर की है। तो अब बात कर लेते हैं कि बसेस की। अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो भी बहुत आराम से प्रयागराज पहुंच सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले से रोजाना बहुत सारी बसेस चलती हैं प्रयागराज के लिए। जिस प्रकार से 3000 नई गाड़ियां चलाई जा रही हैं, नई ट्रेन चलाई जा रही हैं, उसी प्रकार 7000 नई शटल बसेस को भी चलाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो प्रयागराज में आपको एयरपोर्ट मिल जाता है दोस्तों, आप प्रयागराज पे भी उतर सकते हैं। और अगर प्रयागराज तक के लिए आपको सीधी फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप लखनऊ उतर सकते हैं, कानपुर उतर सकते हैं और वाराणसी भी उतर सकते हैं और उसके बाद आप आगे का रास्ता आप बस से, टैक्सी से या ट्रेन से पूरा कर सकते हैं।
अब बात करते हैं आपकी प्रयागराज में रुकने की व्यवस्था के बारे में। रुकने के लिए ये जरूरी है कि आप ऐसी जगह रुकें जो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हो आपके घाट से। अभी जब मेला चल रहा होगा तो मेले के दौरान जो नॉर्मली होटल की प्राइस है, छोटे होटल का प्राइस भी 2000 से 3000 से शुरू होगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है। आपको ऑनलाइन में पहले ही बुक करके रख लेना है होटल्स को, क्योंकि इस समय जनवरी से लेकर फरवरी तक सारे होटल्स लगभग बुक कर दिए गए हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप होटल को बुक करके आए। अगर आप वहां जाएंगे और जा करके होटल ढूंढेंगे तो पहले तो वहां जल्दी होटल मिलेगा नहीं, क्योंकि कमरे पहले से ही बुक होंगे, और अगर मिल भी गया तो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस पर आपको मिलेगा। अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो सिविल लाइंस में ले सकते हैं, आप लीडर रोड पर ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप होटल्स को देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के आसपास और प्रयाग जंक्शन इसके आसपास भी आपको होटल्स मिल जाते हैं। ज्यादातर होटल्स आपको प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास मिलते हैं। इसके अलावा जो प्रयागराज में टेंट सिटीज बनी हुई है, अगर आप इनको बुक करना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुक करें। kumbh.gov.in से आप इसको बुक करें, अदरवाइज आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो इस प्रकार का पेज आपको ओपन होगा। यहाँ पे 10 अलग अलग वेंडर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी के द्वारा अपना टेंट सिटी बुक कर सकते हैं। टेंट सिटीज में आपको अलग अलग कैटेगरीज देखने को मिलती है, डिलक्स, VIP, आपको अलग अलग प्रकार की लग्जरी टेंट्स भी देखने को मिलते हैं, जिनकी शुरुआती प्राइस आपको 8 से 9,000 रुपए मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग आश्रय स्थल रैन बसेरा टाइप के बनाए गए हैं, जिसमें फ्री में रहने की व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं, और इसके अलावा कहीं कहीं पर 100 से 200 रुपए प्रति बेड के हिसाब से चार्ज भी देना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के बाहर भी बड़े बड़े टेंट के लगाने की सुविधाएं की गई हैं, ताकि व्यक्ति आकर के वहाँ पर रुक सके। उसके अतिरिक्त वहाँ पर मेला क्षेत्र में कई जगह बड़े बड़े पंडाल लगाए गए हैं, जहाँ पर कथावाचक कथाओं को सुनाएंगे, और अलग अलग अखाड़ों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए, संत महात्माओं के लिए रहने की बड़ी उचित व्यवस्थाएं अलग से की गई हैं, पर उसमें आम आदमी के रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप चाहें तो उनसे रिक्वेस्ट करके उनके पास रुक सकते हैं। साथ ही साथ आप चाहें तो सबसे ज्यादा बेटर आपके लिए ये रहेगा कि आप सुबह सुबह अपने शहर से प्रयागराज संगम के लिए पहुंच जाएं, और वहां पर पहुंच करके पूरे दिन स्नान आदि करके महाकुंभ मेले को अटेंड करके फिर आप शाम की ट्रेन से वापस हो लें, क्योंकि आपको जो रहने की व्यवस्थाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जितने भी प्राइवेट वाहन हैं उस दिन शहर के अंदर बंद रहेंगे। तो आप जिस भी मार्ग से आएंगे आपको वहीं पर अपनी पार्किंग मिल जाएगी, आप वहीं पर पार्किंग करके नजदीकी घाट पर स्नान कर सकते हैं। आप कहीं भी उतरते हैं 2-3 किलोमीटर तो आपको नॉर्मली चलना ही होगा। नॉर्मल टाइम में जो रेलवे स्टेशन है वहां से या बस स्टैंड से आपको 20 रुपए या 10 रुपए का किराया लगता है और आप संगम तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम जिस रेलवे स्टेशन की बात कर रहे हैं वो है प्रयागराज संगम। प्रयागराज संगम ही सबसे पास में है। अगर आप वहाँ उतरते हैं तो आप 10 या 20 रुपए ऑटो को दे करके पहुँच जाते हैं महाकुंभ मेले में स्नान के स्थान पर। महाकुंभ क्षेत्र में कहाँ पर आप पहुँचे इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप पहुँच सकते हैं न्यू नैनी ब्रिज, बहराना या फिर चुंगी, और यहाँ तक पहुँचने के बाद 1 से 2 किलोमीटर आपको चलकर जाना पड़ेगा मेला क्षेत्र में पहुँचने के लिए। आप मेला क्षेत्र में बड़े हनुमान मंदिर के पास, जो वहाँ पर अकबर किला बना हुआ है, उसके पास पहुँच करके स्नान करने के लिए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्नान के बारे में। जिस वजह से आप वहां जा रहे हैं तो स्नान का सही तरीका क्या है इसके बारे में आपको बताते हैं। स्नान करने के लिए आपको रेलिंग के अंदर रहकर ही स्नान करना है और कुंभ में अपनी पावन डुबकी लगानी है। इसके अलावा आप चाहें तो नाव के माध्यम से संगम तक पहुंच सकते हैं, जहां पर आपको गंगा, जमुना और अदृश्य मां सरस्वती का संगम देखने को मिलता है। उस जगह पर पहुंचकर आप साइबेरियन पक्षियों को भी देख सकते हैं। वहां पर साइबेरियन पक्षी भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं संगम स्थल पर डुबकी लगाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये जो नाव का किराया है नॉर्मल डेज में 120 रुपए से 150 रुपए प्रति व्यक्ति का लगता है, जहाँ पे आप शेयरिंग में नाव से जाते हैं। आप चाहें तो नाव को पूरी तरह बुक करके भी जा सकते हैं, जिसके लिए वो 600 से 700 रुपए लेते हैं। जब आप नॉर्मल डेज में नाव से जाते हैं तो आपको नाव वाले संगम तक ले जाते हैं। वहाँ पे आप स्नान वगैरह कर सकते हैं और सामान अपना नाव में ही रख देते हैं और स्नान वगैरह करके पूजन करके आप इस पार वापस चले आते हैं। इसके लिए वो एक व्यक्ति का 150 रुपए तक लेते हैं।
कुंभ में शाही स्नान की जो तारीखें हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। इस बार 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है और पहला शाही स्नान भी 13 जनवरी की पौष पूर्णिमा को होगा। उसके बाद 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन और फिर 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर शाही स्नान होगा। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन और फिर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान किया जाएगा और इसके बाद इसी से महाकुंभ की समाप्ति हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत कैसे हुई थी? शास्त्रों के अनुसार दुर्वासा महर्षि के श्राप से देवता बहुत कमजोर होने लग गए। तब सभी देवता विष्णु भगवान के पास पहुँचे और विष्णु जी से उन्होंने प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने देवताओं को उपाय बताया कि उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया और मद्रांचल पर्वत को अपने ऊपर रखा और उसके बाद वासुकी नाग को नीति बनाकर समुद्र मंथन को शुरू किया गया। समुद्र मंथन से अमृत का कलश बाहर आया। अमृत कलश के बाहर आने से देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हो गया और यह युद्ध 12 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से कुछ बूंदे जा करके पृथ्वी पर गिर जाती हैं और ये बूंदे गिरती हैं उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में। इसी वजह से इन जगहों पर कुंभ का आयोजन किया जाता है और 12 सालों में प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन होता है। कुंभ के दौरान इन सभी नदियों का जल अमृत के समान माना जाता है। अब बात करते हैं कि आप प्रयागराज में संगम में स्नान तो करेंगे ही, साथ ही साथ आप और भी जगहों पर घूमने के लिए जा सकते हैं जो प्रयागराज में बहुत ज्यादा फेमस हैं। तो उसमें सबसे पहला स्थान है वहीं पर जो किला बना हुआ है। प्रयागराज के संगम स्थल के पास ही आपको किला बना हुआ दिखाई देता है। इस किले के अंदर आप जाएंगे तो आपको एक अक्षय वट दिखाई देगा और ऐसी मान्यता है कि वहाँ पर राम जी ने विश्राम किया था अपने वनवास के दौरान। इसके अलावा आपको पातालपुरी मंदिर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी किले से सटा हुआ ही आपको बड़े हनुमान जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर हनुमान जी की लेटी हुई मुद्रा में आपको मूर्ति देखने को मिलती है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर वापस आ रहे हैं तो भरत जी ने हनुमान जी को असुर समझकर उन पर बाण चला दिया था और जिसकी वजह से हनुमान जी यहाँ पर आकर गिर गए थे। तो इस प्रकार से उनकी प्रतिमा इसे लेटी हुई यहाँ पर बनी हुई दिखाई देती है। ये मंदिर बहुत ही अलौकिक है अपने आप में, क्योंकि ये एकमात्र प्रतिमा ऐसी है हनुमान जी की जो आपको ऐसी अवस्था में दिखाई देती है। कहते हैं यहाँ पे दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उसके बाद हनुमान जी के मंदिर के पास ही आपको विमान मंडपम नाम का ये मंदिर दिखाई देता है। दक्षिण शैली में बना हुआ ये मंदिर बहुत ही ब्यूटीफुल सा है और यहाँ पर भगवान विष्णु बालाजी के रूप में विराजमान है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर बड़े से शिवलिंग के दर्शन भी होते हैं और इस मंदिर को नौलक्खा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप रास्ते में इस मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। तो संगम स्थल के आसपास जितनी भी जगह है आप वहाँ पर घूम करके इसके बाद जाएंगे और जगहों को घूमने के लिए जो कि थोड़ी दूरी पर है। तो इसके लिए आपको वाहन की जरूरत होगी, तो आपको ऑटो वगैरह बुक करके जाना पड़ेगा। सामान्य दिनों में जो ऑटो वाले होते हैं वो 3 से 4 घंटे में इन सभी जगहों को घुमा देते हैं। ऑटो वाले आपसे 1000 से 1500 रुपए का चार्ज लेते हैं इन सभी जगहों को घुमाने के लिए। ये सब स्थान आपस में बहुत दूरी पर है। तो सबसे पहले आप दर्शन करने के लिए जाएंगे मनकामेश्वर मंदिर के। मनकामेश्वर मंदिर नैनी ब्रिज के पास ही है। तो नैनी ब्रिज के पास आप जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको मनकामेश्वर मंदिर, शिव जी का एक बहुत खूबसूरत सा मंदिर देखने को मिलता है। आप वहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद इस ब्रिज को क्रॉस करके आप जाएंगे अरैल घाट पर। अरैल घाट नया बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत सा घाट है। अरैल घाट पे शाम के वक्त लोग वहाँ पर ऊंचाई पे खड़े होके बहुत ही खूबसूरत घाट का नजारा देखने को मिलता है, उसे एंजॉय करते हैं और इस व्यू के साथ लोग वहाँ पर खड़े होके मैगी वगैरह भी खाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर छोटे छोटे स्टॉल्स वहाँ लगे होते हैं, लोग वहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं। अरैल घाट के पास ही मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है शिवालय पार्क। ये एक मस्ट विजिट जगह है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है। इस पार्क में आपको 12 ज्योतिर्लिंगों के एक साथ दर्शन होंगे।
यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों को स्क्रैच के माध्यम से बनाया गया है, यानी कि जो लोहा लक्कड़ खराब हो जाता है, वेस्ट मटेरियल होता है, उससे इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। वहाँ पे सारे आपको ज्योतिर्लिंगों के दर्शन होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे लोग बोट राइड भी एंजॉय करते हैं। इस पार्क के जो टिकट के चार्जेस हैं वो इस प्रकार से हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और बहुत ही सुंदर पार्क है, अगर आप जा रहे हैं प्रयागराज तो इसे आप जरूर घूम के आइएगा। इस पार्क में आपको चारों धामों के भी दर्शन हो जाते हैं और जैसे ही आप इसमें एंटर करते हैं, समुद्र मंथन की एक खूबसूरत सी आपको आकृति देखने को मिलती है। उसके बाद शिव जी के तो बहुत ही खूबसूरत से दर्शन होते ही हैं। एंट्री गेट पे लोग खूबसूरत फोटोज क्लिक करते हैं और अंदर जाने पे आपको जो सबसे खूबसूरत चीज मुझे लगी थी वो थे बड़े से नंदी जी। तो नंदी जी की खूबसूरत सी जो है प्रतिमा वहाँ पे दिखाई देती है। इस पार्क में बच्चों के लिए भी अलग अलग प्रकार के झूले भी दिखाई देते हैं, तो ये पार्क में बच्चों को भी घुमाने के लिए बहुत ही सुंदर सी जगह है। शिवालय पार्क से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है अगला स्थान जहां पर आप जा सकते हैं, वो है कंपनी गार्डन। कंपनी गार्डन चंद्रशेखर आजाद जी को समर्पित एक पार्क है। यहाँ पर हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अंग्रेजों से युद्ध करते हुए अपनी पिस्तौल से अपनी अंतिम गोली खुद को मार ली थी। अंग्रेज उनको जीवन में कभी भी नहीं पकड़ सके थे। दोस्तों, ये पार्क बच्चों के लिए बेस्ट पिकनिक स्पॉट है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, तो आप यहाँ पर बच्चों के साथ और फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आप जा सकते हैं भारद्वाज पार्क और आश्रम, जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित है, यानी कि कंपनी गार्डन से आपको ज्यादा दूरी पर नहीं मिलता है। यहाँ पे ऋषि भारद्वाज की बहुत ही विशाल सी प्रतिमा स्थापित है और साथ में आपको पार्क की बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सा मिल जाता है। यहाँ पे लोग बहुत फोटोशूट कराते हैं। सुंदर सा पार्क है जहाँ पे आप घूमने के लिए जा सकते हैं। और वहीं से कुछ दूरी पर आपको आनंद भवन मिल जाता है और आनंद भवन में भी आप जा सकते हैं घूमने के लिए। तो इन दूर दूर के स्थानों को घूमने के बाद आप मेला क्षेत्र के करीब आ जाते हैं और मेला क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर आप जाते हैं एक शक्तिपीठ मंदिर पे, जिसे बोलते हैं आलोपी माता का मंदिर। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। आलोपी माता के मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिल जाता है भगवान नाग वासुकी जी का मंदिर, जहाँ पे भगवान नाग वासुकी विराजमान है। और ये जो मंदिर है उन्हीं नाग देवता को समर्पित है जिन्होंने समुद्र मंथन में नेति का काम किया था। तो इस मंदिर की भव्यता भी बहुत है, आप इस मंदिर के दर्शन करने भी जा सकते हैं। उसके बाद कुछ ही दूरी पर आपको मिल जाता है प्राचीन वेड़ी माधव जी का मंदिर। वेड़ी माधव जी को मेला क्षेत्र का रक्षक और प्रयागराज का मुख्य देवता माना जाता है। आप इस मंदिर को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि यह मंदिर बहुत ही ज्यादा खास है। ये मेला क्षेत्र के रक्षक का मंदिर है। इन सभी स्थानों को आप एक दिन में घूम सकते हैं और घूम करके आप लेट नाइट, अगर आपकी ट्रेन है तो, या फिर शाम की आपकी गाड़ी है तो पकड़ के अपने शहर के लिए वापस जा सकते हैं। अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण सवाल के बारे में, जो कि है आपका इस यात्रा का बजट। आपका इस पूरी यात्रा में कुल कितना खर्च आने वाला है, तो आपको हम बता दें, अगर आप सेम डे प्रयागराज आकर संगम भूमि पे स्नान वगैरह करके सभी स्थानों को घूम के वापस चले जाते हैं शाम की ट्रेन से, तो आपका एक व्यक्ति पे 3 से 4 हजार रुपए का खर्च आएगा। इसमें हमने ट्रेन का टिकट नहीं ऐड किया है। आपको अपने शहर से ट्रेन का जो टिकट है वो जाने का और आने का आपको अलग से जोड़ लेना होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर रुकने की बात करते हैं, मतलब कि आप सेम डे आकर लौटते नहीं हैं, आप एक नाइट का यहाँ पे स्टे करते हैं, तो आपका जो होटल का किराया होगा उसे आपको इस बजट में जोड़ लेना है। ये मानकर चलिए कि आपके होटल बहुत ज्यादा महंगे प्राइस पर उस समय होंगे, तो 4,000 से नीचे तो आपको कोई कमरा नहीं मिलेगा और उस वक्त पे आपको कमरा खाली मिल जाए, ये भी बहुत ही मुश्किल की बात है। तो आपके लिए बेहतर है कि आप अपने शहर से आएं और उसी दिन वापस लौट लें। दोस्तों की प्रयागराज की आपकी यात्रा, महाकुंभ मेले की आपकी यात्रा बहुत ज्यादा सार्थक हो जाएगी, आपकी यात्रा आसान हो जाएगी हमारी दी हुई जानकारी से। मैंने छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स के बारे में आपसे डिस्कस किया है, बताने की कोशिश की है। तो इस वीडियो में अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगा हो कि हमारी हेल्प हुई है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
ईश्वर करे आपकी प्रयागराज की यात्रा बहुत ज्यादा मंगलमय हो। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।